अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं क्रिमिनल मेजर एक्ट को और हमने पढ़ लिया था सेक्शन 211 तक। सेक्शन 212 से आज हमने स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक वर्ड जो रह गया था अनएक्सप्लेन्ड, वो था इंस्टेंस का लफ्ज़ एक जगह पे आया था, तो वो हमने देखना था कि वो किस मानों में इस्तेमाल हो रहा है। तो लाइन कुछ इस तरह से है, रिकवरी ऑफ डेड बॉडी एट द इंस्टेंस ऑफ द एक्यूज्ड। तो यहाँ पे इंस्टेंस वैसे तो मिसाल के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या डुप्लीकेट के लिए, ये दूसरी चीज़ उसके मुतरादिफ हो या उसी के जैसी हो तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ लफ्ज़ जो है ये रिक्वेस्ट के तौर पर, गुजारिश के मानों में इस्तेमाल हो रहा है कि एक्यूज़ड की रिक्वेस्ट पर डेड बॉडी को रिकवर किया गया था। ये बताया गया है जी 1969 PCRLJ पेज नंबर 1458 में। ठीक है, अब हम अपनी वो रेगुलर जो स्टडी है उसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन है 212, हार्बरिंग ऑफेंडर, किसी मुजरिम की पुश्तनाही करना, उसको हार्बर करना। व्हेन एवर एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, जब भी कोई ऑफेंस हो जाए, हु एवर हार्बर्स और कंसील्स अ पर्सन, कोई भी जो शख्स को छुपाता है, होम ही नोज़ और हैज़ रीज़न टू बिलीव टू बी एन ऑफेंडर, जिसे वो जानता है कि वो ऑफेंडर है, या उसके पास कोई ऐसी रीज़न है कि वो यकीन कर सके कि वो पर्सन एक ऑफेंडर है, विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, और इस इंटेंशन के साथ कि इसको लीगल जो पनिशमेंट है उससे मैं बचा लूँ, इस नीयत से उसको छुपा लेता है। इफ़ अ कैपिटल ऑफेंस, अब आगे बात है कि वो कौन सा उसका ऑफेंस था। अगर वो ऑफेंस है कोई कैपिटल ऑफेंस का वो मुर्तकिब है और उसको कोई, उस मुजरिम को कोई छुपाने की कोशिश कर रहा है, शैल इफ़ द ऑफेंस इज़ बी पनिशेबल विद डेथ, और कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा मौत है, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years, तो उसको 5 साल की भी किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको उसके साथ जुर्माना भी होगा। इफ़ पनिशेबल फॉर विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट, अगर कोई ऐसा मुजरिम है जिसके जुर्म की सज़ा है, उम्र कैद है, या और किसी भी डिस्क्रिप्शन की जो इम्प्रिजनमेंट है वो है। इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years, या फिर अगर कोई उसको ऐसी सज़ा है जो कि उम्र कैद है, या फिर ऐसी कैद की सज़ा है जो 10 साल तक की हो सकती है, शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, तो फिर उसको 3 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके साथ साथ उसे जुर्माना भी होगा। एंड इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year एंड नॉट टू 10 years, अच्छा, अगर कोई ऐसा ऑफेंस था जिसकी सज़ा 1 साल तक हो सकती है, ठीक है, और 10 साल तक नहीं है, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of imprisonment provided for the offence, or with fine or with both। अगर कोई ऑफेंस है जिसकी सज़ा 1 साल तक हो सकती है और 10 साल तक नहीं है, ऐसे किसी ऑफेंस के मुजरिम को अगर कोई छुपाता है तो उसकी सज़ा होगी, जिस मुजरिम को उसने छुपाया है ना, उसके जुर्म की जो सज़ा थी, उस सज़ा का जो तवील तरीन दौरानिया बनता था उसका 1/4 होगा, और उसकी डिस्क्रिप्शन वही होगी जो उसकी सज़ा की डिस्क्रिप्शन थी। अगर वहाँ सिंपल थी तो उसको भी सिंपल होगी, वहाँ रिगरस थी भी उसको भी रिगरस होगी, वहाँ इधर डिस्क्रिप्शन है तो उसको भी इधर डिस्क्रिप्शन की हो जाएगी। उसके तवील तरीन दौरानिया का 1/4 हिस्सा, और उसके साथ साथ इसको जुर्माना भी हो सकता है, या उस ऑफेंस में अगर जुर्माना है तो वो भी हो सकता है, अगर जुर्माने के बगैर है तो भी विद फाइन है, ये दोनों हो सकती हैं। ठीक है, अगर जुर्माने के साथ है तो वो भी हो सकती है, दोनों है तो वो भी हो सकती है। ऑफेंस इन दिस सेक्शन, अब इस सेक्शन में ऑफेंस हम किसे कहेंगे? ऑफेंस इन दिस सेक्शन इंक्लूड एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर अगर वो एक्ट परफॉर्म किया जाता है, विच इफ़ कमिटेड इन पाकिस्तान, जिसे अगर पाकिस्तान में किया जाता, वुड बी पनिशेबल अंडर एनी एक्ट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, और पाकिस्तान के इन सेक्शंस के तहत वो कोई ऑफेंस कंसिडर होता। कौन से? नेमली 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 and 460, and every act shall for the purpose of this section be deemed to be punishable if the accused person had been guilty of it in Pakistan। इन सारे जो सेक्शंस थे, अगर वो पाकिस्तान में गिल्टी पाया जाता तो वो पनिश होता, तो वो उन सबको इसमें भी ऑफेंस समझा जाएगा।
कि अब यहाँ पे लफ्ज़ है ना ऑफेंस, अब ऑफेंस, अब हम उस ऑफेंस की उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो ऑफेंस कौन सा है। वो ऑफेंस दरअसल वो है जिसको इन सेक्शंस के तहत अगर वो पाकिस्तान में कमिट किया जाता तो उसे ऑफेंस समझा जाता। तो फिर इस सेक्शन में उस ऑफेंस की बात हो रही है। वो जो सेक्शन है वो मैंने आपको बता दिए हैं, 302, 304, 382, 392, 393, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 और 460 इन एक्ट के तहत अगर एंड शेल बी डीम टू हैव बीन पनिशेबल इफ़ द एक्यूज्ड पर्सन हैड बीन गिल्टी ऑफ इट इन पाकिस्तान। तो अगर उसने पाकिस्तान से बाहर किया तो भी ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा जैसे उसने पाकिस्तान के अंदर इन ऑफेंसेस का गिल्टी है। एक्सेप्शन है, दिस प्रोविजन शैल नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट इज़ बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द ऑफेंडर। इस प्रोविज़न में वो कवर नहीं है कौन, एक बीवी अगर बीवी अपने शौहर को छुपाए या शौहर अपनी बीवी को छुपाए तो वो इसमें नहीं आएगा, इसमें कवर नहीं होगा। इलस्ट्रेशन, ए नोइंग दैट बी हैज़ कमिटेड डिकॉयटी, ए जो था वो ये जानता था कि बी ने डकैती की है। नोइंगली कंसील्स बी इन ऑर्डर टू स्क्रीन हिम फ्रॉम लीगल पनिशमेंट, और वो इसको छुपा लेता है ताकि उसको लीगल पनिशमेंट से बचा ले। हेयर एज बी इज़ लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ए यहाँ जो बी था उसकी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सज़ा थी। ए इज़ लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मीन टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years एंड इज़ लाइबल टू फाइन। तो फिर ए को जो है वो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है किसी भी डिस्क्रिप्शन की। एंड इज़ लाइबल टू फाइन, उसके साथ साथ उसको जुर्माना होगा। ए ने जानता था कि बी ने डकैती की है और फिर भी उसने बी को छुपा लिया। अब बी को सज़ा होनी थी उम्र कैद, तो फिर कम से कम इसको फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके साथ जुर्माना भी होगा। 1 मिनट पॉज करें जी। अब आगे हम इस पे पढ़ते हैं कमेंट्री। सेकंड चलान फॉर ट्रायल ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 212 एंड 120B/34 PPC had been submitted which had become functus officio long before it is directly took cognizance of the offence which was not permissible within the meaning of section 190 CRPC, and proceeded with the trial of the case after framing charge and finally convicted one accused under section 212 PPC and acquitted the other accused of the charge। सेकंड चलान था ट्रायल का, वो किस ऑफेंसेस के अंडर था? 212, 120B/34। अच्छा, ये सबमिट हो गया। हैड बीन सबमिटेड विच हैड बिकेम फंक्शंस ऑफिशियो लॉन्ग बिफोर इट डायरेक्टली टू कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस विच वाज नॉट परमिसेबल, और इससे पहले कि वो ऑफेंस की जिसकी जो सेक्शन 190 के अंदर जो CRPC के परमिसेबल नहीं था। बिफोर इट डायरेक्टली टू कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस विच वाज नॉट परमिसेबल नहीं था। 190 सेक्शन 190 के तहत वो परमिसेबल नहीं था और सेक्शन जो सेकंड चलान था वो सबमिट हो गया। अच्छा, एंड प्रोसीडेड विद द ट्रायल ऑफ द केस आफ्टर फ्रेमिंग चार्ज, और केस के जो थे चार्ज भी फ्रेम हो गया और आगे ट्रायल चलता रहा। एंड फाइनली कन्विक्टेड वन एक्यूज्ड अंडर 212 CRPC, और फिर उसको सेक्शन 212 PPC के तहत उसको कन्विक्शन भी हो गई। एंड एक्विटेड द अदर एक्यूज्ड ऑफ द चार्ज, जो दूसरा था वो चार्ज से उसको एक्विटल मिल गया। एक चार्ज जो था वो एक जो पर्सन था एक्यूज था वो कन्विक्ट हो गया और दूसरा जो है वो एक्विट हो गया। 2006 SCMR पेज नंबर 373B। ठीक है, ये है। इसमें मेरे ख्याल में ये बताया जा रहा है कि सेक्शन 190 के 3 तो वो परमिसिबल भी नहीं था कॉग्निजेंस लेना, लेकिन जो था चलान उनके तहत सबमिट हुआ 212 के 120 और 34 के 120B और 34 के तहत, तो फिर उसमें उसको जो था एक जो एक्यूज़ था उसको कन्विक्शन मिल गई और दूसरे को एक्विटल मिल गया था। अच्छा, आगे है जी सेक्शन 213 टेकिंग गिफ्ट एट्सेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट, के कुछ तोहफे तोहफ़े वगैरह ले लेना ताकि उसको किसी ऑफेंडर को किसी सज़ा से बचाया जा सके। Whoever accepts or attempts to obtain or agree to accept any gratification for himself or any other person or any restitution of property to himself or any other person in consideration of his concealing of
concealing an offence or of his screening any person from legal punishment for any offence or of his not proceeding against any person for the purpose of bringing him to legal punishment। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि किसी सरकारी बंदे की बात हो रही हो, नहीं, जो कोई भी एक्सेप्ट करता है या कोशिश करता है एक्सेप्ट करने की या हासिल करने की या अग्री होता है कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा किसी भी किस्म की ग्रेटिफिकेशन अपने लिए, किसी दूसरे शख्स के लिए, या अपने लिए कोई प्रॉपर्टी या किसी दूसरे के लिए कोई प्रॉपर्टी है, इस बदले कि वो या तो किसी ऑफेंस को छुपा लेगा या उस मुजरिम को किसी भी किस्म की लीगल पनिशमेंट से बचा लेगा, इसलिए वो जो है वो एक्सेप्ट करता है। ऑफ इज़ नॉट, या फिर इस लिहाज से कि वो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं करेगा, कि वो जो उसको ऐसी प्रोसीडिंग नहीं करेगा जो उसको किसी लीगल पनिशमेंट के सामने ले आए, वो नहीं करेगा। अब आगे है, यहाँ तक तो बात होगी कि वो बंदा कोई गिफ्ट, कोई ग्रेटिफिकेशन ले रहा है और किसी जुर्म को या मुजरिम को छुपा रहा है ताकि वो लीगल पनिशमेंट तक नहीं आए। अब ये है कि अगली बात है कि वो किस जुर्म को छुपा रहा है। इफ़ आ कैपिटल ऑफेंस, अगर वो जो ऑफेंस था वो कैपिटल कोई ऑफेंस है। शेल इफ़ द ऑफेंस इज़ कैपिटल, इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद डेथ, और उस ऑफेंस की सज़ा मौत थी, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 7 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर वो ऐसे ऑफेंस को छुपा रहा है जो कि पनिशेबल विद डेथ है, पनिशेबल विद डेथ है, या किसी ऐसे ऑफेंडर को छुपा रहा है जो इस सज़ा तक पहुंचने से बच रहा है। एक्सटेंड टू 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसको जुर्माना भी होगा। इफ़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट, फिर अगर दूसरी सूरत हाल क्या है कि अगर कोई ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा उम्र कैद है और या फिर कोई और कैद है। इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद सज़ा है, और विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years, या फिर 10 साल तक की कोई सज़ा है। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद हो सकती है, विच में एक्सटेंड टू 3 years, तो 3 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और इसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। एंड इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 years, और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसको वो लोग छुपा रहे हैं, जिसके मुजरिम को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसकी सज़ा 10 साल तक नहीं पहुंचती, यानी 10 साल से कम है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, तो फिर इसको सज़ा होगी कैद की जो जिस जुर्म को वो छुपा रहा था उस जुर्म की जिस डिस्क्रिप्शन की कैद है उसी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा इसे होगी, विच में एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, जो उस इम्प्रिजनमेंट का लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन था ना, जिस ऑफेंस को ये छुपा रहे थे उसकी जो सज़ा है उसका जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है उसका 1/4 इसको अवार्ड होगा। अब बात रहेगी उसकी डिस्क्रिप्शन की, तो जो उस ये जो सज़ा 1/4 मिली ये किस डिस्क्रिप्शन की होगी, तो जो ऑफेंस की जिस डिस्क्रिप्शन की सज़ा थी वो सिंपल थी, रिगरस थी, इधर डिस्क्रिप्शन थी, वही डिस्क्रिप्शन की सज़ा इसको होगी। और विद फाइन और विद बोथ, या फिर उसके साथ जुर्माना होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, आगे है सेक्शन 214 214, ऑफरिंग गिफ्ट और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर, के ऑफ़र करना कि मैं आपको ये गिफ्ट, ये ग्रेटिफिकेशन दूंगा किसी भी तरह से और आप ऐसा करें कि उस ऑफेंडर को छुपा लें। Whoever gives or causes or offers to or agrees to give or cause any gratification to any person, ठीक है, यहाँ कोई बात नहीं है, सिर्फ any है, कोई भी पर्सन है और किसी भी किस्म की ग्रेटिफिकेशन और किसी भी को भी है, ऑफ़र करता है या एग्री करता है कि मैं दूंगा, और टू रिस्टोर और कॉज टू रिस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और टू एनी पर्सन, या फिर किसी को कोई प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा है उसको रिस्टोर कर रहा है, इन कंसिडरेशन ऑफ दैट पर्सनस कंसीलिंग एन ऑफेंस, कि वो जो शख्स है वो छुपा रहा है किसी ऑफेंस को, और ऑफ हिज स्क्रीनिंग एनी पर्सन फ्रॉम लीगल पनिशमेंट ऑफ एनी ऑफेंस, या उसको किसी लीगल पनिशमेंट से छुपा रहा है, और ऑफ इज़ नॉट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर द पर्पज़ ऑफ ब्रिंगिंग हिम टू लीगल पनिशमेंट, या फिर उसको इस बात से रोक रहा है कि प्रोसीड ना करो कि उसको कोई लीगल पनिशमेंट मिले, इससे उसको रोक रहा है। आगे क्या है, इफ़ आ कैपिटल ऑफेंस, और वो ऑफेंस अगर है कैपिटल, शेल इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद डेथ, और जो इस ऑफेंस से वो रोक रहा है उसकी सज़ा है जी मौत है, शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, तो फिर उसको 7 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा।
इफ़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट, और अगर उसकी सज़ा उम्र कैद है जिस ऑफेंस को या जिस ऑफेंस को छुपाने की उसको ऑफ़र की गई है। एंड इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years, या फिर उसको उम्र कैद है या फिर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है उस जुर्म की। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और इसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होगा। एंड इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग टू 10 years, और अगर जो जुर्म है उसकी सज़ा 10 साल से कम है, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term of the imprisonment provided for the offence, or with fine or with both। और अगर वो जो सज़ा है उस ऑफेंस की सज़ा जो है वो 10 साल से कम है, तो फिर उस सज़ा का जितना दौरानिया है, पहली बात कर लेते हैं दौरानिया की, दूसरी बात कर लेंगे डिस्क्रिप्शन की। उस सज़ा का जितना ज़्यादा से ज़्यादा दौरानिया हो रहा था जिस ऑफेंस को उसने छुपाया है, अगर वो ऑफेंस होता और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सज़ा हो सकती थी उसका 1/4 उसको दौरानिया अलॉट होगा। और अब रहेगी डिस्क्रिप्शन विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड, तो जो वहाँ पे ऑफेंस की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, उस ऑफेंस की जो सज़ा थी वहाँ पे, जिस तरह हमने वहाँ से वो देखी ना ड्यूरेशन देखिए, वहीं से हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वही इसको मिलेगी प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और या फिर उसके साथ जुर्माना होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। आगे है एक्सेप्शन। द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 213 एंड 214 डू नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच द ऑफेंस में लॉफुली बी कमांडेड। 213 और 214 में जो प्रोविजंस हैं वो एक्सटेंड नहीं करते किसी ऐसी केस में जहाँ जो ऑफेंस था उसको बाय लॉ कमांड किया गया था, वहाँ पे ये यानी इसका इतलाक़ नहीं होता। आगे जी इलस्ट्रेशन है वो रिपील कर दी गई बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 10 of 1882। आगे आ जाती है जी इस पे कॉमेंट्री। हाई कोर्ट बेल के बारे में है। हाई कोर्ट हैज़ पावर टू एंटरटेन एंड डिसाइड बेल एप्लीकेशन इवन एट इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस। जो हाई कोर्ट है उसके पास इख्तियार है क्या था कि इन्वेस्टिगेशन के स्टेजेस पर भी इंटरटेन कर ले या डिसाइड कर दे बेल को। ये बताता है जी PLD 1989 पेशावर पेज नंबर 80। इसका स्कोप कहाँ है? एपेलेंट्स वर नॉट नोन टू रेडिंग पार्टी प्रायर टू अकरेंस एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन्फॉर्मेंट नेम्स ऑफ एपेलेंट्स हु केम टू देयर नॉलेज आफ्टर अकरेंस थ्रू व्हाट सोर्स प्रोसिक्यूशन डज नॉट से एनीथिंग इन दैट रिगार्ड। एपेलेंट्स थे उनको वर नॉट नोन टू रेडिंग पार्टी, उनको रेडिंग पार्टी नहीं जानती थी वकूए से पहले, प्रायर टू अकरेंस। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन्फॉर्मेट, और जो पहले इब्तलाई थे जो एपेलेंट्स थे उनके नेम उनके इल्म में कैसे आए वो इस बारे में नहीं बता सके अकरेंस के बाद। थ्रू व्हाट सोर्स प्रोसिक्यूशन डिड नॉट से एनीथिंग इन दैट रिगार्ड, वो कुछ नहीं बता सके। यानी जो रेडिंग पार्टी थी वो भी एपेलेंट्स को नहीं जानती थी, वो एपेलेंट्स जो थे रेडिंग पार्टी को नहीं जानते थे अकरेंस से पहले, और उसके बाद में उन लोगों के एपेलेंट्स को कैसे इल्म हुआ इनके नामों का वो ये भी नहीं बता सके। नो आइडेंटिफिकेशन परेड वॉज हेल्ड आफ्टर अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड, और एक्यूज्ड के अरेस्ट के बाद कोई आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं हुई। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नो इंक्रिमिनेटिंग वेपन वॉज रिकवर्ड फ्रॉम एपेलेंट्स, और एपेलेंट्स से कोई इंक्रिमिनेटिंग वेपन भी रिकवर नहीं हुआ था। नॉर द एपेलेंट्स रिसीव्ड सिंगल स्क्रैच ऑन देयर बॉडीज़, और ना फिर एपेलेंट पर कोई स्क्रैच आया था उनकी बॉडी पे। वाइल 3 ऑफ देयर एक्यूज्ड वर किल्ड, जबकि जो 3 एक्यूज्ड थे वो कत्ल कर दिए गए थे, वो मारे गए थे इन इनकाउंटर मुकाबले में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एपेलेंट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट एज दे वर एलिजिबली फायरिंग फ्रॉम रूफ, और जो एपेलेंट्स थे उनकी आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल थी, वो छत से फायर कर रहे थे। वाइल पुलिस वॉज फायरिंग फ्रॉम द ग्राउंड एंड नो सोर्स ऑफ लाइट वॉज मैंशनड, और जबकि जो पुलिस थी वो नीचे से फायर कर रही थी और कोई सोर्स ऑफ लाइट जो था वो मेंशन ही नहीं किया गया हुआ था। रेडिंग पार्टी उसको वकूए से पहले नहीं जानती थी, और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन्फॉर्मेंट्स ऑफ नेम ऑफ एपेलेंट्स केम टू देयर नॉलेज आफ्टर कॉन्फ्रेंस, ठीक है वो नहीं पता लगा। वाइल 3 ऑफ देयर एक्यूज्ड वर किल्ड इन इनकाउंटर, अच्छा इन पुलिस वालों को मेरे ख्याल में कोई नहीं आई थी और ये बता भी नहीं सके थे कि लाइट कहाँ से आ रही है। इस तरह का जो सिचुएशन है ये सारी डील की है। PLJ 2003 क्रिमिनल केसेस लाहौर पेज नंबर 807। फिर
यही लग रहा है कि जो एपेलांट थे उनका केस स्ट्रॉन्ग जा रहा है कि इनके 3 बंदे भी मरे हैं, और जो दूसरी पार्टी जो नीचे से खड़ी होकर फायर कर रही थी और ऊपर छत पे खड़े उन्होंने बंदों को कैसे पहचाना, जबकि उन्होंने कोई सोर्स ऑफ लाइट भी मेंशन नहीं किया हुआ। तो इस बाबत ये कोई है जजमेंट है जो मैंने आपको बता दी, जिसको आप किसी केस में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इस तरह का कोई वकूआ होता है। अभी कोई आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं हुई और ना आपने उनको बता सके हो कि ना उनसे कोई ऐसा वेपन रिकवर हुआ है जिसकी वजह से आप उनको इंक्रिमिनेट कर सको। उनके साथ के 3 बंदे मर गए और दूसरे साइड की जो पार्टी उस पर कोई स्क्रैच भी नहीं आया। तो ये सारा कुछ कैसे हुआ है? इन सर्कमस्टांसेस पर अगर कोई यानी साइटेशन चाहिए हो तो वो ये है 215 सेक्शन है टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प और रिकवर स्टोलन प्रॉपर्टी। किसी से कोई गिफ्ट लेना कि मैं आपका जो गुमशुदा माल है वो मैं आपको हेल्प करूंगा उसको रिकवर करने में एक्सेट्रा। हु एवर टेक्स और एग्रीज टू और कंसेंट्स टू टेक एनी ग्रेटिफिकेशन अंडर pretense on account of helping any person to recover any movable property of which he shall have been deprived by any offence punishable under this code। ठीक हो गया, 1 मिनट। कोई भी जो ना वो कोई किसी भी किस्म की वो ग्रेटिफिकेशन लेता है या उस पर रजामंद होता है या उस पर कोई रजामंदी शो करता है, प्रीटेंस ये जाहिर करना, हाँ ये जाहिर करके, मकर करके, हीला करके, और ऑन अकाउंट ऑफ हेल्पिंग एनी पर्सन, इसलिए कि मैं मैं आपकी मदद करूंगा कि कोई आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो रिकवर हो जाए जो किसी ऑफेंस के तहत, किसी ऑफेंस के ज़रिए असर आपसे जिससे आपको महरूम कर दिया गया था और वो इस कोड के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस था, उसके तहत अगर उस ऑफेंस के तहत अगर आपको किसी प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया तो मैं आपको वो दिला दूंगा, लेकिन उसके बदले में ये ग्रेटिफिकेशन जो है वो मुझे चाहिए होगी। shall unless he use all means in his power to cause the offender to be apprehended and convicted of the offence। अच्छा, एक सूरत हाल है कि वो अपने तमाम तर रिसोर्सेज लगाएगा, अपनी सारी पावर खर्च करेगा और जो असल ऑफेंडर है उसकी गिरफ्तारी को और फिर उसकी कन्विक्शन को, इसको अगर वो यकीनी बनाता है कि मैं आपसे पैसे जो ले रहा हूँ, जो ग्रेटिफिकेशन ले रहा हूँ, इसके बदले मैं आपका जो असल मुजरिम है उस तक पहुँचूँगा और उसकी गिरफ्तारी को उसकी गिरफ्तारी करवाऊँगा और फिर उसको कानून के सामने पेश करके उसको कन्विक्शन दिलवाऊँगा। अगर इस नीयत से नहीं किया गया, ये नीयत की है तो फिर तो ठीक है, अगर इसके अलावा किसी और नीयत के तहत वो ली गई है कोई भी ग्रेटिफिकेशन, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। तो फिर उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की 2 साल तक की कैद की सज़ा दी जा सकती है या जुर्माना किया जा सकता है या फिर दोनों किए जा सकते हैं। आगे है जी हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज़ बीन एस्केप्ड फ्रॉम कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड। किसी ऐसे मुजरिम को छुपाना जिसकी जो कस्टडी से भागा हुआ हो या जिसको ऑर्डर किया गया हो, जिसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हो चुके हों, उसको छुपाना। हु व्हेन एवर एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ और चार्ज विद एन ऑफेंस बीइंग इन लॉफुल कस्टडी ऑफ दैट ऑफेंस एस्केप्स फ्रॉम सच कस्टडी। जब भी कोई शख्स जो कन्विक्टेड है या उसको चार्ज किया गया है किसी ऑफेंस से और वो उस ऑफेंस के लिए किसी लॉफुल कस्टडी में है और उस कस्टडी से वो भाग जाता है, और व्हेन एवर अ पब्लिक सर्वेंट in the exercise of lawful power of such powers servant orders a certain person to be apprehended for an offence। या फिर जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट है अपनी लॉफुल पावर्स का यूज़ करते हुए, एज अ सच पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल पावर का यूज़ करते हुए वो कुछ ऑर्डर जारी करता है कि इस जो ये ऑफेंस है, इसका जो ऑफेंडर है उसको गिरफ़्तार किया जाए, उसके ऑर्डर जारी करता है। हु एवर नोइंग ऑफ सच एस्केप और ऑर्डर ऑफ एप्रीहेंशन, जो कोई भी इस एस्केप को जानता है या इसके ऑर्डर को जानता है, उसकी गिरफ्तारी के ऑर्डर को जानता है, हार्बर्स और कंसील्स दैट पर्सन, वो उसको पुश्तपनाही करता है या उसको छुपा लेता है, विद द इंटेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम बीइंग एप्रीहेंडेड, इस इंटेंशन से कि उसको गिरफ्तारी से मैं बचा सकूं, शैल बी पनिश्ड इन द मैनर फॉलोइंग दैट इज़ टू से। तो फिर उसको ये जो नीचे बताया जा रहा है आगे, उन मैनर्स में से किसी के साथ उसको सज़ा दी जा सकती है। 16 अच्छा,
कौन से? इफ़ आ कैपिटल ऑफेंस, अगर तो वो ऑफेंस था कैपिटल। इफ़ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन वॉज इन कस्टडी और इज़ ऑर्डर टू बी अप्रीहेंडेड इज़ पनिशेबल विद डेथ, अगर वो कस्टडी में है उस ऑफेंस के रिगार्डिंग जो कि पनिशेबल विद डेथ है, या जिसको ऑर्डर किया गया है उस ऑफेंस के रिगार्डिंग उसको उसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर हुआ है, ही शैल, और उसको कोई पनाह दे रहा है तो फिर उसके साथ क्या होगा? पनाह देने वाले के साथ या उसको छुपाने वाले, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो फिर उसको 7 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है और उसके साथ उसको जुर्माना भी होगा। इफ़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद इम्प्रिजनमेंट, और अगर कोई ऐसा है जिसकी जुर्म जिसको वो हार्बर कर रहा है कि वो उस जुर्म की सज़ा या तो उम्र कैद है या फिर और कोई इम्प्रिजनमेंट है। इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 years, ठीक है, उम्र कैद की सज़ा या 10 साल की सज़ा। ही शैल बी, और ऐसे ऑफेंडर को कोई छुपा रहा है तो फिर छुपाने वाले का क्या होगा? ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विदाउट फाइन। तो फिर उसको 3 साल तक की किसी भी डिस्क्रिप्शन की कैद की सज़ा हो सकती है, जुर्माने या जुर्माने के साथ या जुर्माने के बगैर। एंड इफ़ द ऑफेंस इज़ पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 year एंड नॉट टू 10 years, और फिर अगर कोई सज़ा है जो 1 साल तक की है या और 10 साल की नहीं है तो फिर उसकी क्या सज़ा होगी? उस ऐसे मुजरिम को किसी ने छुपाया है, ही शैल बी पनिश्ड, तो छुपाने वाले को, ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर सच ऑफेंस और विद फाइन और विद बोथ। तो फिर अब क्या है कि उसने किसी ऐसे जुर्म से उसको छुपाया है जिसकी सज़ा 1 साल तक हो सकती थी और 10 साल नहीं थी, ठीक है, 1 year एंड नॉट टू 10 years, 10 साल तक नहीं थी। अच्छा, उस ऐसे जुर्म करने वाले को छुपा दिया। अब उसकी जुर्म की, जिसको उसने छुपाया है, उसका जो जुर्म था उसकी जितनी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन थी उसका इसको 1/4 अवॉर्ड किया जाएगा, यानी 1/4 तक दिया जा सकता है। और उस सज़ा की जो डिस्क्रिप्शन है, जो जिस ऑफेंस को इसने छुपाने की कोशिश की है, जिस ऑफेंस के ऑफेंडर को इसने छुपाने की कोशिश की है, उसको जो सज़ा मिलनी थी उसकी जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन थी उसका 1/4, और जो डिस्क्रिप्शन वहाँ लिखी थी वही इसको मिलेगी, उसकी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की 1/4, और वहाँ जो डिस्क्रिप्शन थी जिस ऑफेंस को या जिस ऑफेंडर को छुपाने की कोशिश की है उसको ऑफेंस में जो सज़ा मिली थी उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वही इस पर लगेगी। और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकती हैं, सज़ा, कैद, जुर्माना या फिर दोनों। या है इसमें और है, और इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद बोथ, ये दोनों होंगी। ऑफेंस इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ विच अ पर्सन इज alleged to have been guilty out of Pakistan, which if he had been guilty in Pakistan would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in Pakistan, and every such act or omission shall for the purpose of this section be deemed to be punishable as if the accused person had been guilty of it in Pakistan। अब यहाँ पे बताया गया कि यहाँ इस सेक्शन में जो ऑफेंस है वो कौन है? इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स, यानी ऑफेंस इंक्लूड्स ऑल्सो एनी एक्ट और ओमिशन विच अ पर्सन इज़ alleged टू हैव बीन गिल्टी ऑफ पाकिस्तान, जो उसने पाकिस्तान से बाहर किया है उसके लिए भी वो होगा, वो भी ऑफेंस है। अगर उसका गिल्टी है वो पाकिस्तान से बाहर ही बेशक वो ऑफेंस हुआ है, अगर वो पाकिस्तान में होता तो उस ऑफेंस की उसको सज़ा मिलती अंडर पाकिस्तान के किसी भी ऑफेंस के तहत, चाहे वो एक्स्ट्रेडिशन से रिलेटेड था या कैदियों का तबादला के बारे या किसी भी तरह से, या उसकी गिरफ्तारी या कस्टडी पाकिस्तान में हो सकती थी, तो और ऐसा कोई भी एक्ट था या ओमिशन था तो वो ऐसा ही तस्वुर किया जाएगा कि जैसे वो पाकिस्तान के अंदर वो किया गया है। यानी इस सेक्शन में हमने देखना है कि ऑफेंस कौन सा है। इस सेक्शन में वो ऑफेंस है जो अगर पाकिस्तान में होता, पाकिस्तान में मौजूद किसी भी कानून के तहत या एक्स्ट्रेडिशन के किसी कानून के तहत या कोई और जो भी लॉ इन्फोर्स है उसके तहत अगर वो जुर्म होता और उसकी कस्टडी होती, और अगर वो पाकिस्तान में होता तो उसकी गिरफ़्तारी होती या उसको गिल्टी होता तो उसको डिटेन वगैरह किया जाता पाकिस्तान में, तो ऐसा ही समझा जाएगा कि जैसे वो पाकिस्तान में ऑफेंस अगर उसने कमिट किया है तो उसका वो गिल्टी होता नहीं। यानी कोई भी जो ऑफेंस, अब हमने देखना है कि ऑफेंस इस सेक्शन में ऑफेंस की तारीफ़ क्या है। इस सेक्शन में ऑफेंस वो है
जो एक्ट है ये ओमिशन है जिसको पाकिस्तान से बाहर किया गया है, अगर वो पाकिस्तान में किया जाता तो भी वो पाकिस्तान में मौजूद किसी भी कानून के तहत वो एक ऑफेंस होता, और जिसकी चाहे पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत या एक्स्ट्रेडिशन का या कोई भी कानून होता, और वो इस काबिल था कि उसको पाकिस्तान में पकड़ा जाता। अगर वो अभी तो वो पाकिस्तान से बाहर, अगर पाकिस्तान में के अंदर होता तो, और वो उसका गिल्टी पड़ता और उसने बाहर किया है, तो अब अगर वो पाकिस्तान में भी होता, डीम टू बी पनिशेबल एज, तो हाँ, अगर बाहर वाले को भी ऐसे ही पनिशेबल समझा जाएगा। अगर किसी ने पाकिस्तान से बाहर किया तो वो भी ऐसे ही पनिशेबल समझा जाएगा जैसे कि वो पाकिस्तान के अंदर ऑफेंस हुआ है। इसकी जी एक्सेप्शन है, दिस प्रोविजन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी केस इन विच द हार्बर और कंसीलमेंट इज़ बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द पर्सन टू बी अप्रीहेंडेड। ये सिर्फ ये जो प्रोविज़न है ये उस पर इसका इतलाक़ नहीं होता जिसको हार्बर किया है या जिसको छुपाया, ये हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को अगर गिरफ्तारी से छुपाया तो वहाँ इस पर इसका इतलाक़ नहीं होता। अच्छा, ये ऑफेंस वाला फिर मैं दोबारा एक दफ़ा पढ़ूँगा, मैं इस पर यानी सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब ये सेक्शन जो है ना 216, इसके मुताबिक हमने देखना है, जैसे पहले मुख्तलिफ सेक्शंस गुजरे उसमें बताया गया था ऑफेंस किसको देखा जाएगा। इसमें ऑफेंस क्या है, कोई एक्ट है या कोई ओमिशन है जिसका कोई पाकिस्तान से बाहर गिल्टी है। अगर वो ऐसा पाकिस्तान में करता तो पाकिस्तान में वो गिल्टी होता किसी भी कानून के तहत, तो इसने वो ऑफेंस किया है, और उस ऑफेंस के तहत पाकिस्तान में मौजूद किसी भी कानून के तहत अगर उसको कस्टडी में लेना था, उसको पाकिस्तान से बाहर कस्टडी में लेना था, ऐसा जैसा कि उसको पाकिस्तान के अंदर कस्टडी में लेना था। अगर वो गिल्टी पाया जाता तो पाकिस्तान के अंदर उसको कस्टडी में लेना था। अगर कोई इस तरह के ऑफेंस की या इस तरह की कस्टडी में आने की कोई मज़ामत करता है तो उसके रिलेटेड, तो यहाँ पे जो ऑफेंस है वो उसके मुतालिक है। जी, ये इसी ऑफेंस को दोबारा एक्सप्लेन मैं करूँ कि इस सेक्शन में ऑफेंस क्या है। कोई भी एक्ट है या कोई भी ओमिशन है, कोई भी ऐसा काम है जो कि अगर पाकिस्तान से बाहर, ये मुबैना तौर पर किया कहा जा रहा है कि ये बंदा पाकिस्तान से बाहर उसका गिल्टी है मुबैना तौर पर। अगर ये काम इसने पाकिस्तान में किया होता, वो एक्ट होता, ओमिशन होता, अगर पाकिस्तान में किया होता तो वो पाकिस्तान में एक पनिशेबल ऑफेंस होता। अगर उसने पाकिस्तान में किया होता तो ये एक ऑफेंस होता। ये कहा जा रहा है कि उसने वहाँ से पाकिस्तान से बाहर उसने किया है, अगर पाकिस्तान में किया होता तो ये ऑफेंस होता। और दूसरा क्या है कि पाकिस्तान में कोई भी लॉ जो है या एक्स्ट्रेडिशन का कोई लॉ है, अब ये पाकिस्तान में रिक्वायर कर रहा है कि इसको गिरफ़्तार किया जाए, तो फिर ऐसी किसी भी एक्ट करने वाले को या ओमिशन करने वाले को इस सेक्शन के तहत वो यही समझा जाएगा कि वो ऐसा ही गिल्टी है इस जुर्म का जैसा कि उसने ये पाकिस्तान में किया है, बेशक पाकिस्तान से बाहर किया है। यानी कोई भी जुर्म जो पाकिस्तान के कानून के तहत अगर यहाँ रह के करता तो वो जुर्म होता। अब अगर उसने बेशक बाहर भी जाके किया है तो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे उसने वो जुर्म यहाँ रह के किया है। और तो ये उसका ऑफेंस आ गया, तो छुपाने वाले की वही होगी, जैसे ऑफेंस को छुपाएगा उसकी वो सज़ा पहले बयान हो चुकी है सारी। यानी इसमें कौन सा ऑफेंस है जो पाकिस्तान में ऑफेंस था और पाकिस्तान में उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी। बेशक अगर वो पाकिस्तान से बाहर है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर होता तो उसकी वैसे ही उसको ऑफेंस ट्रीट किया जाता और उसकी गिरफ्तारी होती। तो वो जो भी जितने भी ऑफेंसेस हैं वो इस सेक्शन के मुताबिक ऑफेंस हैं। एक एक्सेप्शन उसमें दे दी गई कि अगर वाइफ और हस्बैंड एक दूसरे को हार्बर करते हैं तो वो इसमें नहीं आएगा, अगर वो एक दूसरे की गिरफ्तारी को छुपाते हैं। अच्छा, सेक्शन 216A है, पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डिकॉइट्स। अगर कोई डकैत और रॉबर्स को पनाह देता है तो whoever knowing or having reason to believe that any person are about to commit or have recently committed robbery or dacoity harbors them or any of them, कि कोई भी जो शख्स है वो ये जानता है, उसके पास ये रीज़न है बिलीव करने के लिए कि इनमें से किसी शख्स ने डकैती की है या ना अबाउट टू कमिट, ये डकैती करने वाले हैं या इन्होंने रिसेंटली कोई डकैती की है या इनमें से किसी एक ने डकैती की है, ठीक है, तो वो उनको छुपा लेता है, किसी को भी, उनमें से किसी को भी। रिसेंटली कमिटेड हार्बर्स देम और एनी ऑफ देम, तो वो उनकी पुष्टपनाही करता है या उनमें से किसी की पुष्टपनाही करता है, ठीक है। क्या इन्होंने या तो ये डकैती करने वाले हैं या इन्होंने अभी कोई डकैती की है, तो फिर इन तमाम की वो पुष्टपनाही करता है, इनमें से किसी एक की अगर वो पुष्टपनाही करता है। विद द इंटेंशन ऑफ फैसिलिटेटिंग द कमीशन ऑफ सच रॉबरी और डकैती, या तो इस नीयत से कि वो जो डकैती है वो हो जाए, वो पाए तकमील को पहुंच जाए, और ऑफ स्क्रीनिंग देम और एनी ऑफ देम फ्रॉम पनिशमेंट, या फिर इनमें से किसी को, इन तमाम को, इनमें से किसी एक को पनिशमेंट से बचा रहा है। शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, तो उसको 7 साल कैद बामुशक्कत हो सकती है, होगी, ठीक है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, और उसके साथ उसको जुर्माना भी होगा, ठीक है।
अब वो ये 7 साल तक की कैद बामुशक्कत उसको होगी या हो सकती है, यानी अगर इस लिहाज से देखें कि उसकी टर्म कितनी है तो वो 7 साल हो सकती है। ठीक है, शेल की वजह से मैंडेटरी तो है, लेकिन दौरानिया जो है वो लाजमी नहीं है कि वो 7 साल ही, उससे कम भी हो सकता है। एंड शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, उसके साथ उसको जुर्माना भी होगा। एक्सप्लेनेशन है, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन इट इज़ इमटेरियल वेदर द रॉबरी और डकैती इज़ इंटेंडेड टू बी कमिटेड और हैज़ बीन कमिटेड विद इन और विदाउट पाकिस्तान। इसमें जो ये सेक्शन में ना ये चीज़ बिल्कुल इमटेरियल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या वो डकैती उसकी इंटेंशन थी, इज़ इंटेंडेड वेदर कमिटेड और हैज़ बीन कमिटेड, जिसकी वो थी, जिसको जो डकैती की गई या जिसकी इंटेंशन थी करने की, वो पाकिस्तान में हुई है या पाकिस्तान से बाहर हुई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे एक एक्सेप्शन है, दिस प्रोविजन डज़ नॉट एक्सटेंड टू द केस इन विच द हार्बर इज़ बाय द हस्बैंड और वाइफ ऑफ द ऑफेंडर। इस प्रोविज़न का इंतलाक उस पर नहीं होता जो इसको कि जब हार्बर करने वाला शौहर है या बीवी अपने जो ऑफेंडर या शौहर अपनी बीवी को छुपा रहा है या बीवी अपने शौहर को छुपा रही है, तो उस पर इसका इतलाक नहीं होता। आगे जी सेक्शन 216B, डेफिनेशन ऑफ हार्बर इन सेक्शन 212, 216 and 216A omitted by the Penal Code Amendment Act 1942, 8 of 1942 सेक्शन 3। यानी इसके तहत ये जो सेक्शन 216 जो बी है ये बता रहा है कि ये चीज़ें इसमें से ओमिट कर दी गई हैं। तो यहाँ हमने सेक्शन 216 जो बी है वहाँ तक हमने कर लिया है। और ये ऑफेंस वाला जो था जिसको बार बार मेरी सुई अटक रही थी, वो उम्मीद तो कर रहा हूँ कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो चीज़ पाकिस्तान के अंदर अगर रहते हुए की जाती तो वो एक ऑफेंस होती है, अगर वो पाकिस्तान से बाहर की गई है तो फिर भी वो ऑफेंस है। और दूसरी बात है, जिसको पाकिस्तान के किसी कानून के तहत किसी कस्टडी में लिया जाना था, तो वही बात ही है। इसमें एक लाइन थोड़ी लंबी है, फिर उसमें ना यानी जो कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन यही है जो एक्सप्लेन किया जा चुका है। मैं वर्ड टू वर्ड दरअसल ट्रांसलेशन की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर पाकिस्तान से बाहर ऑफेंस है, वो ऐसे ही है कि अगर पाकिस्तान में की जाती, यानी वो ऑफेंस पाकिस्तान से बाहर हुआ है लेकिन पाकिस्तान में होता तो वो ऑफेंस होता, पनिशेबल होता। गिरफ़्तारी जो थी वो पाकिस्तान से बाहर है लेकिन अगर पाकिस्तान में होती तो उसकी वैसे ही गिरफ़्तारी होनी थी। ऐसी जो चीज़ है वो इसमें बतौर ऑफेंस इसमें काउंट किया जाएगा। तो यहाँ 216B है वहाँ तक हमने कवर कर लिया है। वन लास्ट ट्राई टू एक्सप्लेन ऑफेंस, यानी इस सेक्शन में जो ऑफेंस है इसमें वो भी तमाम एक्टिविटीज़, वो तमाम एक्ट्स और मिशंस शामिल हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर हुई। ठीक है, हमें एक्सप्लेन करना है ना ऑफेंस को, इसमें वो भी सारे एक्ट्स और मिशंस शामिल हैं। इस ऑफेंस में वो भी सारे शामिल हैं जो पाकिस्तान से बाहर हुए। और सूरत हाल ये है कि अगर वो पाकिस्तान में होते तो वो पनिशेबल ऑफेंस होते। ठीक है, वो सारे भी इसमें शामिल हैं। आगे की बात है, आगे बात यह है कि अगर और ये है कि पाकिस्तान में किसी भी कानून के तहत उनकी जो है गिरफ़्तारी वो मतलूब होती। ठीक है, यहाँ तक तो बात होगी कि वो हुए पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन अगर पाकिस्तान में होते तो ऑफेंस होते और पाकिस्तान के अंदर उनकी गिरफ़्तारी मतलूब होती। तो वो सारे काम, ऐसे सारे एक्ट्स और मिशंस वो भी इस सेक्शन के तहत यही समझा जाएगा कि जैसे ये इसका गिल्टी जो है वो पाकिस्तान में होता तो उसको पनिशेबल होता, उनको ऐसा ही समझा जाएगा। ठीक है, अगर उनको पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान में उनकी गिरफ़्तारी मतलूब होती। एंड एवरी सच मिशन शेल फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन, तो इस तरह का हर जो एक्ट है या मिशन है उसको यही तसव्वुर किया जाएगा वो ऐसे ही पनिशेबल है जैसा कि इसका गिल्टी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, बेशक उसने पाकिस्तान से बाहर है। आई होप कि मैंने इसको यहाँ तक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक और दफ़ा कहें तो फिर इसको दोहरा देता हूँ कि तमाम वो चीज़ें जो तमाम इसमें इस ऑफेंस में वो भी चीज़ें शामिल हैं जो पाकिस्तान से बाहर हुई और वहाँ पे ऑफेंस थी पाकिस्तान से बाहर हुई, ऐसे ही वो ऑफेंस हैं, वो सारे ऑफेंस इसमें शामिल हैं कि अगर वो पाकिस्तान में होते तो ऑफेंस होते और उनकी गिरफ़्तारी मतलूब होती। और अब अगर किसी कोई ऐसे शख्स इस चीज़ का गिल्टी पाया जाता है तो वो ऐसा ही तस्वुर किया जाएगा जैसा कि वो गिल्टी पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आई डिड माई बेस्ट, आई ट्राइड माई बेस्ट। तो ये सेक्शन, ये हमारी जो वीडियो है ये यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेक्शन 217 से स्टार्ट करेंगे।